हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू आरबीआई ग्रेड बी 2023 फेज 2 ईएसआई पेपर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर डिस्कशन. So this is a paragraph on mission life. So if you have not seen the previous videos for year 2022 और उसके पहले वाले years का जो PYQs है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखिए। तो आपको एक मालूम पड़ेगा कि ट्रेंड कैसे इवॉल्व होने लग रहा है। हमने आपके लिए सारे लास्ट 3 4 5 ईयर्स के PYQ हमारे चैनल पर डाल रखे हैं, सो दैट कि आपको एग्जैक्टली एक आइडिया रहे कि वेयर इज द ट्रेंड गोइंग। सो इन द अर्लियर लेक्चर्स एज वेल मैंने बताया था कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें आपको जनरली ये नहीं बताया जाता है कि वो कौन सी स्कीम के ऊपर पैराग्राफ है। तो वो आपको जो है एक आइडिया डेवलप करके आपको उसके आंसर्स करने रहते हैं। अब जैसे ये पैराग्राफ आपके सामने रखा है कि इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 2022 एट केवड़िया गुजरात टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन इंडिविजुअल्स और कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इतना सा आपने पढ़ा और आपने तैयारी वैयारी करके रखी है दोस्तों अच्छी वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिशन लाइफ की बात कर रहे हैं। बिकॉज जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ोगे तो आप उसका जो बेसिक गोल है वो ज़रूर पढ़ोगे, उसको कहाँ लॉन्च करा गया है ज़रूर पढ़ोगे, उसको कब लॉन्च करा गया उसको आप ज़रूर पढ़ोगे। राइट, तो अच्छे स्टूडेंट अगर आप है तो आपका आंसर इतने में ही तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। और भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये इतना लंबा पैसेज पढ़ने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, और ना ही इस लंबे से पैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो बस पैसेज का ऑब्जेक्टिव इतना रहता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि आपको इस पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ, और उसका आंसर है मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है दोस्तों और आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करते तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की यहाँ पर जो बात लिखी गई है और यहाँ पर जो लाइफस्टाइल की बात लिखी गई है या बिहेवियरल चेंजेस की बात लिखी गई है, इन दोनों को कंबाइन करके आप आंसर अपना बना सकते थे। राइट, तो कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते हैं। राइट, तो आंसर इज ई। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 कैटेगरीज ऑफ द मिशन। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों कि वो आपको ये नहीं बताएगा कि मिशन लाइफ है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, उसमें ऐसे लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 कैटेगरीज ऑफ द मिशन बिंग डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। तो आपको फिर वो टाइम पे सोचना है कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी है। वो स्कीम आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर लाइफ सिलेक्ट करी है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि उसके 7 पिलर्स क्या है। तो देखिए कैसा होता है ना कि अगर सपोज आपको पहला क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, शायद क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि अगर आपने कोई भी स्कीम के 7 कैटेगरीज पढ़े हैं या 7 पिलर्स पढ़े हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 7 कैटेगरीज तो मैंने मिशन लाइफ में पढ़े, तो जरूर मिशन लाइफ की बात कर रहा होगा। तो ऐसे करके कैसे भी करके आपको जो है अपने आंसर्स को लॉजिकली करेक्ट तरीके से लेकर आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज डी, दैट इज प्लांट ट्रीज। सो ये 7 कैटेगरीज ऑफ मिशन लाइफ के अंदर इसे नहीं इंक्लूड करा गया है। मैच द फॉलोइंग फेज 1 फेज 2 फेज 3। तो जो स्कीम है उसके फेज 1 2 3 के अंदर क्या करा जाने वाला है उसके बारे में बातचीत करी जा रही है। अगेन मैं आपको रीआइट्रेट करता हूं कि ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हर स्कीम के अंदर आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 पढ़ोगे। तो आप बहुत इक्का दुक्का स्कीम है जहां पर आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 पढ़ोगे, तो जैसे ही आपने फेज 1 फेज 2 फेज 3 पढ़ा तो उससे भी आपको अगर क्लियर हो सकता है कि हाँ भाई मिशन लाइफ ही है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आगे वाले क्वेश्चंस देखकर आपको एक श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ आप बेसिकली राइट डायरेक्शन के अंदर जाने लग रहे हो, आपका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। बी इज द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। A3 यानी कि फेज 1 चेंज इन डिमांड, B2 यानी कि चेंज इन सप्लाई, फेज 2 यानी कि चेंज इन सप्लाई, एंड C3 यानी कि चेंज इन पॉलिसी। राइट, सॉरी उल्टा बोल दिया दोस्तों। राइट, उल्टा फुल्टा हो गया। सो नहीं बराबर है। राइट, सो just keep that in mind. All right, so moving ahead to the next question. Above mentioned initiative was announced by Prime Minister at which of the following events? कौन से इवेंट के दौरान इसे लॉन्च करा गया था? तो इससे आपको एक ट्रेंड समझ में आना चाहिए दोस्तों। जब भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ये है कि वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। राइट, वेयर वॉज इट लॉन्च्ड, राइट, व्हेन वॉज इट लॉन्च्ड, राइट। अगर वो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है। अगर वो स्कीम है तो उसका आपको बजट मालूम होना चाहिए। अगर वो स्कीम के पिलर्स है तो आपको जो जितने भी पिलर्स है 7 पिलर्स 8 पिलर वो सारे मालूम होने चाहिए। ये मेन चीजें हैं जो कि आपको कोई भी स्कीम के बारे में मालूम होनी चाहिए। कोई भी का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कि जो मेन फ्लैगशिप स्कीम्स है आपकी मिनिस्ट्री की, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है
एज वेल एज जो रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स है, वो सारी चीज़ों को हमारे को यहाँ पर कवर करना है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज कॉप 26। मूविंग अहेड, अगला पैराग्राफ आ जाता है। तो अगेन आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सो इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, इट इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूल ऑफ ट्रेड्स बिटवीन नेशन सेट करता है। इतना सा पढ़ने के ऊपर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पैराग्राफ डब्ल्यूटीओ के ऊपर है। और उसके नीचे आपने जैसे ही गैट वगैरह पढ़ा, जैसे ही आपने थोड़ा बहुत और पढ़ा, तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन डब्ल्यूटीओ, राइट। सो फिर उसके ऊपर से आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको डब्ल्यूटीओ समझ में आ गया कि डब्ल्यूटीओ के बारे में क्वेश्चनिंग हो रही है, तो आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि विच राउंड ऑफ टॉक्स हैज रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। तो ये अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है। इसके अंदर आपको बताया नहीं गया है कि ये डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर रहा है, आपको गेस करना है कि डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री आपको मालूम है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि द राउंड इज सी उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड के अंदर जो है ये सारी चीजों को डेवलप करा गया, डब्ल्यूटीओ को बनाया गया है। मूविंग अहेड, व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, राइट। सो अगेन, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको तीन चार चीज ध्यान में रखनी है। उसको फर्स्ट कब एस्टैब्लिश करा गया था, सेकंड क्यों एस्टैब्लिश करा गया था, थर्ड वो क्या प्रकार की रिपोर्ट्स रिलीज करता है, फोर्थ उसका चेयरपर्सन कौन है, वो जनरल अवेयरनेस में काम आ जाएगा, फिफ्थ उसका मैंडेट क्या है, वो ईएसआई के अंदर एज वेल एज आंसर राइटिंग के अंदर काम आ सकता है। सो दीज आर द बेसिक मिनिमम पॉइंटर जो कि आपको कवर करने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर द आंसर इज ई, दैट इज 1 जनवरी 1995। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर इस चीज का हो सकता है कि हर बच्चे को 1995 तो पक्का मालूम होगा जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है, लेकिन जिसने तैयारी करी है शायद उसको 1 अक्टूबर या 1 जनवरी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जो है सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बारीकी से पढ़ें, ताकि आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक पॉजिटिव एज क्रिएट कर सकें, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। मूविंग अहेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो अगेन दोस्तों ये एक थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस प्रकार का क्वेश्चन है, इजी प्रकार का क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये नेम्स जो है आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अनफेमिलियर होंगे, राइट। तो जिस बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई करी है, जैसे मैं भी जानता हूँ कि आंसर सी है, जबकि मैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा मैं नहीं इतना ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये मालूम है कि ये है। तो इट जस्ट शोज़ कि आपकी जनरल अवेयरनेस भी अगर अच्छी है ना, तो आपको ईएसआई के पेपर के अंदर, एफएम के पेपर के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर मदद करेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, राइट। So which of the following is the topmost decision making body of the organization which usually meets every 2 years? तो ये एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा है रिगार्डिंग डब्ल्यूटीओ। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। कोई भी एंगल से इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बोला जा सकता। आंसर इज बी, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, राइट। मूविंग अहेड, अगला पैराग्राफ है ऑन आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये एक ट्रेंड बना लिया है दोस्तों आरबीआई ने। ट्रेंड इस प्रकार का बन गया है कि वो जो है पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के ऊपर से पैराग्राफ उठा के बताते हैं और आपको पूछते हैं फिर क्वेश्चंस उसके बारे में। तो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, पहले वीडियोस जो दिए हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया। मैं आपको अभी वापस से बता रहा हूं दोस्तों कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आईएमएफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को आपको कवर करके जाना है, ताकि उसके अंदर से कोई भी नंबर पूछे, कोई डेटा पूछे, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको टैकल कर पाने चाहिए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको मालूम है कि पढ़ना क्या है। पढ़ना गवर्नमेंट स्कीम्स है सबसे पहले, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस को पढ़ना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है, उसके बाद जो रीसेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसको पढ़ना है, राइट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेजर मेजर चीज़ें जो हो रही है उसके ऊपर से क्वेश्चन आता है मोस्टली दोस्तों, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द अबव पैसेज, राइट। सो अब यहाँ पर जो है दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के नाम सारे नज़दीक नज़दीक के अंदर है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ को टैकल कर पाना, राइट। लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे ये लाइन, ड्यूरिंग बायनियल एक्सरसाइज विच बिगिंस डैश एंड डैश ऑफ ईच एंड रिजल्ट्स इन अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर पब्लिकेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक मात्र ऐसी पब्लिकेशन है जो इस प्रकार से निकाली जाती है सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा हिंट छुपा के यहाँ पे रखा हुआ था दोस्तों, राइट। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, कभी भी रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा कि उसे कौन पब्लिश करता है, कब पब्लिश करता है और
क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उससे आपको एक हिंट मिलेगा। एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे भी पूछ सकता है और आपको एक हिंट भी मिलेगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट हैज बीन मेंशन इन द अबव पैसेज? आंसर इज डी, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। As per the report mentioned in the passage, advanced economies are expected to see an especially pronounced growth slowdown from 2.7% to what percent in 2023? So ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये पूरे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट करा गया है, ये हेडलाइन के अंदर बताया जाता है, इस प्रकार का आंकड़ा है। तो बच्चा बोलता है कई बार दोस्तों कि उसको याद करने में डिफिकल्ट हो जाती है। उसको याद करने में डिफिकल्टी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो फालतू नंबर्स याद करने की कोशिश करता है। ये हेडलाइन के अंदर वाले जो नंबर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है, वो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से होते हैं कि सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन लिया है किसी बाहर की एजेंसी से, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इंडिया की ग्रोथ रेट का नंबर एज पर आरबीआई, एज पर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉडीज, वो इंपॉर्टेंट नंबर है, राइट। जो छोटी मोटी बॉडीज ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस निकालती है इंडिया के, वो सबको नहीं पढ़ना है दोस्तों, वो बकवास है। उसके बाद स्कीम्स के टारगेट्स क्या है, स्कीम्स के बजट्स क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है। तो अगर आप एक नंबर की डायरी बनाएंगे दोस्तों, तो वो नंबर की डायरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स आप डेली बेसिस पे कॉपी करेंगे, थोड़े 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 सिर्फ नंबर्स और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो एग्जाम आते आते आपकी नंबर डायरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपका रिवीजन के साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के अंदर। तो आप नंबर डायरी जरूर तैयार करिएगा। यहाँ पर आंसर इज बी, दैट इज 1.3%। मूविंग अहेड, डेटाबेस फॉर द अबव रिपोर्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग बायएनुअल एक्सरसाइज व्हिच बिगिंस इन डैश एंड डैश ऑफ ईच ईयर एंड रिजल्ट्स इन अप्रैल सितंबर अक्टूबर, राइट। सो द आंसर ओवर हियर इज ई। जनवरी के अंदर प्रोसेस शुरू होता है, जून के अंदर प्रोसेस शुरू होता है। तो डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज जो है जनवरी जून में शुरू होती है और रिपोर्ट फाइनली आपके सामने जो है पब्लिश होकर आती है अप्रैल के अंदर या फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 क्रिटिकल मिशंस ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ के 3 क्रिटिकल मिशंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि आईएमएफ का एजेंडा क्या है वो आपको पूछने की कोशिश करने लग रहा है। आपने थोड़ा भी पढ़ा है आईएमएफ के बारे में दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉनेटरी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, डिस्करेजिंग पॉलिसी दैट वुड हार्म प्रॉस्पेरिटी, इनमें से कौन सा आंसर है? आंसर इज ई, दैट इज 1, 2 एंड 3। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन 4-5 साल पहले भी पूछे जाते थे, राइट, कि डब्ल्यूटीओ के एजेंडा के बारे में पूछ लिया था कि डब्ल्यूटीओ का क्या एजेंडा है, 4-5 क्वेश्चन दे दिए थे। इस बार वही क्वेश्चन आईएमएफ के लिए पूछ लिया है दोस्तों। तो आपका बेसिक एजेंडा ये होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ओईसीडी हो गया, इत्यादि जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो बार बार में न्यूज में रहती है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। मूविंग अहेड, पीवीटीजी स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है। So government has focused on developing tribal human resource over the last 9 years, launched a mission which will saturate PVTG families, fund of rupees 15,000 crores। इतना पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस स्कीम के बारे में बात करने लग रहा है, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन मेंशन्ड इन द अबव पैसेज? आंसर इज बी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन दोस्तों। तो ये तो बहुत ही इजी हो जाता है अगर एक पैसेज के अंदर भी पीवीटीजी मेंशन करा गया है और आपको वहां पर लगाकर दिया गया है पीवीटीजी, तो इट शुड बी फेयरली easy, fairly straightforward. Development track for PVTGs are being taken under which one of the following priorities under Saptarishi mentioned under Union Budget 23-24? Answer is C, that is reaching the last mile. Reaching the last mile जो है यहाँ पर mention करा गया है। Development track for PVTGs are being taken under which one of the following priorities mentioned under the Union Budget 23-24, reaching the last mile. Moving ahead, which of the following states does not belong to the group of 18 states that have PVTG? तो PVTG के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों मेंशन करा गया है मार्जिनल कम्युनिटीज या वीकर सेक्शन के लिए सोशल जस्टिस वाला चैप्टर मेंशन करा गया है, राइट। तो सोशल जस्टिस जो है उसके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके अंदर पीवीटीजी सबसे ज्यादा जो है रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर रहते हैं और उनके डेवलपमेंटल इंडिकेटर सबसे कमजोर है। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पूछने लग रहा है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सिलेबस को करंट अफेयर्स के साथ, आप अपने सिलेबस को अपनी तैयारी के साथ जरूर मैपिंग करके पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है दोस्तों। आंसर यहाँ पर है ए, ओनली 1, यानी कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 18 स्टेट्स, यानी कि आसाम के अंदर आपको कोई पीवीटीजी नहीं मिलेंगे दोस्तों, राइट। ये चीज आपको यहाँ पर से समझ में आती है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजी? पीवीटीजी को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है? तो आप दोस्तों कभी भी पीवीटीजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 3-4 चीजें पढ़ाएंगे। इसका फुल फॉर्म पढ़ाएंगे, इसका नाम बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे, उनका कौन से एरिया में रहते बताएंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन की क्या दिक्कत है। ये बेसिक चीजें जो कोई भी अच्छा नोट कवर करेगा, हमारे नोट्स भी सारी चीजों को कवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है दैट इज ई 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम
एग्जाम के अंदर दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होगा कि ई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इट इज जस्ट दैट कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसके अंदर इसलिए ऐसा होने लग रहा है। तो आप ऐसा कोई भी गलत भ्रम मत डेवलप करिएगा, गलत ओपिनियन मत डेवलप करिएगा कि हर बार ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर एवरी टाइम। उसके बाद आता है दोस्तों ई श्रम पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जो कि एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का 16 से 59 ईयर्स की उम्र के बीच में। 704 करोड़ अलोकेट करा गया है इस सेक्टर के लिए बिटवीन द पीरियड 1920 एंड 24-25, राइट। इतना सारा डिटेल दिया तो उसके अंदर से आपको पोर्टल निकालना आना चाहिए दोस्तों। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गवर्नमेंट बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड पोर्टल्स यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम का ही वो एक एक्सटेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। एज पर द लेटेस्ट डाटा हाउ मेनी वर्कर्स हैव एनरोल्ड ऑन द पोर्टल मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। इससे आपको समझ में आता है दोस्तों कि आपको नंबर डायरी बनानी जरूरी क्यों है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है अगर नंबर डायरी नहीं है तो, लेकिन अगर नंबर डायरी है एंड आपने अगर ये नंबर कैप्चर करा हुआ है, जो कि अपने आप में एक मुश्किल एक्सरसाइज है बिकॉज शायद आप इस नंबर को इग्नोर कर देते थे, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं टैकल कर पाओगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस को छोड़ देने में ही समझदारी होती है। यहां पर आंसर इज बी, दैट इज 289 मिलियन दोस्तों, 289 मिलियन। मूविंग अहेड, recently the NDUW has been integrated with an application which is developed by Ministry of Electronics and Information Technology and which body, right? तो ये डेवलप करा गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन रहेगा NIC और NEGD के बीच में, राइट? और थोड़ा बारीकी से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट आंसर। समझना आपको यही है कि कोई भी पोर्टल आपके सामने आ रहा है जो कि सरकार का पोर्टल है, तो आपको ये पूछना है कि इसको क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, कब बनाया है, इसका लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है। ये सारी बेसिक चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द एप्लीकेशन मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। आंसर ओवर हियर इज ई, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। इनकम टैक्स फाइलिंग, आधार एंड प्रोविडेंट फंड सर्विसेज, गैस सिलेंडर बुकिंग एंड पासपोर्ट सेवा। मूविंग अहेड, which of the following states has exceeded the registration target as on 27th March 2023, right? Answer to this question is C, that is 1, 2 and 3. Moving ahead, Mr. X, who is an artisan, has a family consisting of 6 members, is trying to get benefit under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the largest health assurance scheme in the world. Which of the following conditions / are correct with respect to the benefits under PMJ? दोस्तों अगर आप मेरे PYQs के वीडियो देखोगे, हर साल ये प्रकार का क्वेश्चन आता है। हर साल मैं चीख के चिल्ला के कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि प्लीज गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ के जाओ, उसके बेनिफिशरीज कौन है ये पढ़ के जाओ, बेनिफिशरी कैसे सिलेक्ट करा जा रहा है ये पढ़ के जाओ, बेनिफिशियरी को क्या दिया जा रहा है ये पढ़ के जाओ। ये मोस्ट बेसिक चीजें है, मैंने हर बार ये चीज को कहा है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस को आप देख सकते हैं, ये हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सिर्फ कंडीशन बतानी है कि पीएमजे के बेनिफिशियरी होने की कंडीशन क्या है। आंसर यहां पर बनकर आता है ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस गलत है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के समझते हो कि नहीं समझते हो कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने लग रहा है। दोस्तों प्लीज इसी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अपनी नॉलेज टेस्ट करने के हिसाब से मत देखिए, ये समझने के लिए देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगेन दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बार बार आता है दोस्तों, और इसी प्रकार का बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन आता है। आंसर is A, that is only 1. Moving ahead, it is a small deposit scheme of the government of India, girl child के लिए, right? इसके अंदर जो है अकाउंट आप जो है, इफ द गर्ल्स चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ इज 110, विच ऑफ द फॉलोइंग A/R करेक्ट। तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम के डिटेल्स के बारे में पूछने लग रहा है दोस्तों। अगेन आप अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहते तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसका स्टेटमेंट है, क्या उसका आंसर है। मोटी बात यहाँ पर ये है, मोटी बात यहाँ पर ये है कि ये आपको ये पूछना चाहता है कि क्या आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम को इतना बारीकी से देखा है कि आप बता सके कि अकाउंट कैन बी ओपन्ड, कब तक अकाउंट ओपन हो सकता है, उसमें मिनिमम डिपॉजिट क्या है, उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट पर फाइनेंशियल ईयर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, राइट। आंसर इज यहाँ पर डी, दैट इज ओनली 3।
राइट। अकाउंट कभी भी शायद ओपन करा जा सकता है, ऐसा कोई 9 महीने का 10 साल का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 10 साल के पहले ही अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2.5 लाख रुपए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, राइट। तो आप चेक करिएगा सारी चीज़ों को, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके अंदर फोकस दे रहे हैं कि कौन बेनिफिशियरी है, कैसे उसको सिलेक्ट करा जा रहा है, क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर लास्ट 5-6 साल के अंदर दोस्तों 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट। हर साल मैं जब भी पेपर डिस्कस करने बैठता हूं तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मेरे सामने आ जाती है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट करे जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन से फेवरेट एरिया है एग्जामिनर के जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर बना लीजिए। यहाँ पर आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 and 3। Moving ahead, which of the following will be eligible to avail the benefits as per Prime Minister's scholarship scheme? A widow who wanted to study MSc and have 60% in graduation. Widow has completed diploma with 55% and want to pursue higher education. Child's 12th marks were given as 58%. Answer over here is D, that is only 1। 60% का शायद क्राइटेरिया होगा, यही चीज को यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है, और कोई मेरे को इसके अंदर कोई लॉजिक दिखाई दे नहीं रहा है दोस्तों इसके अलावा। मूविंग अहेड, अ वुमन एजेड 45 years हैविंग 2 daughters एजेड 12 and 18 years स्टेइंग इन स्वाधार गृह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ डॉटर विद एज 12 टू बी शिफ्टेड फ्रॉम स्वाधार गृह, women up to 45 years of age can stay there, daughter with age 8 years can stay with her mother for 5 years in स्वाधार गृह। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर जाते ही अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लगा देते हो और इसको नहीं सॉल्व करते हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ताकि पॉजिटिव मार्क्स आप ले सके, नेगेटिव मार्क्स आप अवॉइड कर सके। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ओनली 3। Moving ahead, a person who wants to open Pradhan Mantri Jan Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana store, which of the following statements is true? He would get 20% margin on MRP. He would get special assistance of rupees 2 lakh from the government. Normal incentive to Kendra's owners has been enhanced from 2.5 lakh to 5 lakh to be given at 15% of monthly purchase made subject to ceiling of 12,000 per month. Difficult question नहीं है दोस्तों, तब नहीं है जब आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में पढ़ा है, राइट। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं रेगुलरली पढ़ाया करता था तब मैंने इस स्कीम को बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करा था, सारे नंबर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे। तो अगर आप सही टीचरों से पढ़ रहे हो, सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, राइट। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स का मेरा एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हुआ करता था, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाया करता था दोस्तों, सब कुछ पढ़ाया करता था, सारे नंबर्स पढ़ाया करता था। आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। Moving ahead, recently PM Kisan mobile app with face authentication feature was launched and it will benefit farmers comprehensively with innovative schemes and technology. Which of the following services are provided under the app? आप अगर 2-3 साल पुराना पेपर उठा के देखोगे तो एग्जैक्टली इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था हेल्थ एप्स के बारे में, कि इनमें से कौन सी हेल्थ ऐप क्या करेगी, उसमें से कौन सी हेल्थ ऐप क्या करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज 1, 2 and 3। Status of land seeding, linking of Aadhaar with bank account, e-KYC by scanning face without OTP और फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें जो है करी जा सकती है इस ऐप के माध्यम से। दो क्वेश्चन बहुत ही बड़े बड़े 29 और 30, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर कैसा है ना कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए, राइट। आपके सामने अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है तो आप कृपया करके इस क्वेश्चन के ऊपर ना अटके, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर अटक जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको आता है तो आप करिए। जैसे कि यहाँ पर एक स्कीम का पूरा डिटेल दे रखा है, आपको स्कीम आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, right? So loan proposal should be only set up for setting up of new micro business enterprises. There is no processing fee for loan up to 50,000. Life insurance is mandatory. Loans available for purchase of transport vehicle, tractors, tillers as well as two wheelers, right? ये सारी चीज आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगेन मैं आपको इंटरप्रेट करके दे रहा हूं दोस्तों कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आप चुपचाप आगे बढ़ जाइए, बिना इसको देखे, बिना इसको कुछ करे। आंसर यहाँ पर है बी। इसी प्रकार का एक और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया था दोस्तों कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च करा गया था निर्मला सीतारमण द्वारा टू कोमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। सिग्निफिकेंट स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में? तो अगर आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं एग्जाम के अंदर तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि पहले सारे 30 क्वेश्चंस को देख लीजिए और बड़े बड़े क्वेश्चंस को स्किप करिए, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन को पहले आंसर करिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है और फिर आप ये पुराने क्वेश्चंस को जाकर आप इसके अंदर से सिलेक्टिवली
क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए जो कि आपके स्ट्रेंथ एरिया में से निकल कर आ रहे हैं। आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। आई होप दैट दोस्तों आपको समझ में आया है कि पेपर का ट्रेंड क्या है और उसको यूज करके आगे तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।